दोस्तों, सवाल जवाब के इस एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आप ही व्यूअर्स में से किसी एक व्यूअर का सवाल लेता हूं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। और आज का सवाल पूछा गया है कि एक एफआईआर और चार्जशीट के बीच में क्या अंतर होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे कि जो अपराध होता है, यानी कि क्राइम होता है, उसके दो नेचर होते हैं। दो नेचर का अपराध आपको देखने को मिलता है। एक होता है कॉग्निजेबल क्राइम, यानी कि संज्ञेय अपराध या फिर संगीन अपराध। ऐसा अपराध जो बहुत ही बड़ा हो, जैसे कि हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, हाफ मर्डर हो गया, मारपीट हो गई, बहुत ही बड़ा जन धन का नुकसान हो गया, तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर संगीन अपराध कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल अपराध, यानी कि ऑफेंस। ऐसे अपराध जो थोड़े से हल्की प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी हो गई, छोटी सी मामूली चोट हो गई, पब्लिक में चिल्लाना, गालियां देना, कभी कभी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। इस टाइप के जो हल्के अपराध होते हैं, हालांकि अपराध तो अपराध ही होता है, लेकिन जिसमें जन की हानि ना हो, कम हो, तो ऐसे अपराधों को नॉन कॉग्निजेबल या फिर असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो आपको संगीन और कम संगीन अपराध के बीच में फर्क समझ में आया। तो अब जो सीआरपीसी है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सीआरपीसी के अंदर एक धारा है, धारा नंबर 154। उसके हिसाब से पुलिस को हर हाल में एफआईआर लिखनी होती है अगर अपराध संज्ञेय हो या फिर संगीन हो। यानी कि अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है, संगीन अपराध हुआ है, तो पुलिस को हर हाल में एफआईआर लिखनी होती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल हुआ है तो क्या होता है? तो ऐसे में पुलिस क्या करती है कि नॉर्मल डायरी में लिखती है, या फिर अगर आप थाने में हल्की कंप्लेंट लेके जाते हो कि जैसे किराएदार ने किराया देने से मना कर दिया है, मकान खाली करने से मना कर दिया है, तो ऐसे में जो पुलिस है वो उसको समझाने की कोशिश करेगी और वो ये कहेगी कि आप हमको एक एप्लीकेशन लिख के दे दो जिसमें आपकी कंप्लेंट हो, जिसको हम जर्नल डायरी में नोट कर लेंगे, एफआईआर नहीं लिखेगी। लेकिन अगर क्राइम कॉग्निजेबल हो रहा है तो ऐसे में पुलिस को एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। तो अब एफआईआर क्या होती है? देखो, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब कोई अपराध होता है, जुर्म होता है, तो उसके बारे में पुलिस को जो सबसे पहली सूचना मिलती है उसे ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे कोई अपराध हुआ, मैं गया एफआईआर लिखाने के लिए, तो पहली बार पुलिस को पता चल रहा है उस अपराध के बारे में, तो पुलिस उसको लिखेगी, मतलब उसको अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखेगी, और उसको लिखने के बाद ही पुलिस जांच शुरू कर सकती है। तो अब ये एफआईआर कौन बनाता है? एफआईआर पुलिस लिखती है, पर रिपोर्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसके साथ जुर्म हुआ हो, या फिर जिसने जुर्म देखा हो, या फिर उसके किसी परिचित के साथ जुर्म हुआ हो और उसे लगा हो कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए, तो वो भी एफआईआर कर सकता है। तो इसका मतलब एफआईआर करवाने का जो हक होता है वो सभी का होता है, पहली सूचना कोई भी दे सकता है। एफआईआर लिखवाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि इस जुर्म को रिकॉर्ड में लाया जाए, मतलब लिखित रिकॉर्ड के अंदर लाया जाए। अब एफआईआर हो गई तो पुलिस उसकी जांच शुरू कर सकती है। तो इसके बाद पुलिस अपनी जांच करती है, और जांच करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाती है जिसको आरोप पत्र या फिर चार्जशीट कहा जाता है। इस चार्जशीट को एक डिटेल रिपोर्ट आप कह सकते हो। इसमें पूरी जांच शामिल होती है। इसमें यह लिखा होता है कि किस व्यक्ति ने जुर्म किया है, कैसे जुर्म किया है, कब जुर्म किया है, कहाँ जुर्म किया है, और पुलिस के पास उसके क्या क्या सबूत हैं, मतलब एविडेंस क्या है कि उसी ने जुर्म किया है। ये सारी की सारी डिटेल जो होती है वो जांच के बाद पुलिस लिखती है। इसको भी पुलिस ही बनाती है और अपनी जांच पूरी करती है। अगर उन्हें लगता है कि इसमें सच में जुर्म हुआ है और व्यक्ति गुनहगार है, उनके पास इनफ सबूत हैं, तो ऐसे में ये मामला जाता है कोर्ट के अंदर। इस चार्जशीट और सबूतों को पेश करती है, वकीलों को अपॉइंट किया जाता है, और फिर कोर्ट ये तय करता है सबूतों के आधार पर कि क्या इसकी सुनवाई होनी चाहिए, मतलब कानूनी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एफआईआर झूठी होती है, सबूत भी झूठे होते हैं, या फिर सबूत कम होते हैं, तो ऐसे में कोर्ट जो है उस मुकदमे को लेता ही नहीं है, उसको सुनता ही नहीं है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सबूत काफ़ी है, यानी कि एक बड़ा सबूत मिल गया है, तो ऐसे में कोर्ट उस सुनवाई को करता है, और उस सुनवाई में काफ़ी वक्त लगता है। तो इस तरीके से आरोप पत्र बनता है, और आरोप पत्र से ही केस होगा कि नहीं होगा ये बात तय होती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लो कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट करता है। अब पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, तो वो मोबाइल की रिपोर्ट लिखवाएगा कि भाई कल बाजार में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो पुलिस इसकी जांच करेगी। जांच के लिए वो क्या करेगी? उस एरिया का सीसीटीवी देखेगी, गवाहों से पूछेगी जो लोग वहाँ पर होते हैं या रोज़ होते हैं।
इसके अलावा मोबाइल पर ट्रैकर लगाएगी। अगर पुलिस को पता चलता है कि भाई राहुल ने मोबाइल चुराया है और उसके खिलाफ सबूत भी मिलते हैं, जैसे सीसीटीवी में नज़र आ गया, वो गवाह ने गवाही दे दी कि हाँ साहब ये उठाई गिरा है, इसने ही चोरी किया होगा, और मोबाइल उसके पास ही मिलता है, बरामद होता है, तो ये सबूत काफ़ी हैं चार्जशीट बनाने के लिए और कहीं ना कहीं केस एक्सेप्ट करने के लिए। कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा और राहुल को सज़ा हो जाएगी। तो एफआईआर, उसके बाद जांच, फिर चार्जशीट, कोर्ट में जाना, केस का एक्सेप्ट होना या फिर रिजेक्ट होना। मान लो एक्सेप्ट हो गया तो फिर उसके बाद सुनवाई और कार्यवाही होना। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एक जीरो एफआईआर क्या होती है। इसका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखो, जब भी कोई जुर्म अपराध होता है और जो पीड़ित होता है यानी कि शिकायत करने वाला होता है, वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर हो, यानी कि जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है, मान लीजिए कि एक जगह पे अपराध हुआ है, उस जगह का एक थाना है, लेकिन अगर वो व्यक्ति एफआईआर करने जाए और उसकी एफआईआर ना हो, वैसे तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन मान लो कि किसी पावरफुल आदमी है, उसका हाथ है, तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के एफआईआर लिखवा के आएगा। वहाँ पर एफआईआर का नंबर नहीं चढ़ेगा। देखिए, जब भी आप एफआईआर लिखवाते हो तो एफआईआर का एक नंबर चढ़ता है, जैसे कि 513/2022, यानी कि साल 2022 में 513वीं एफआईआर आ गई है इस क्षेत्र के अंदर। लेकिन अगर वो दूसरे क्षेत्र में जाकर के एफआईआर लिखवाता है तो ये थाना इसकी जांच तो कर नहीं सकता है। ये थाना सिर्फ एक काम करेगा कि चूंकि सीआरपीसी की धारा 154 लग रही है, एफआईआर लिखनी पड़ेगी, तो वो एफआईआर तो लिख लेगा, लेकिन उसके आगे 0 नंबर चढ़ा देगा, 0 एफआईआर। लिखने के बाद वो एफआईआर इसी क्षेत्र में वापस भेज देगा कि भैया एफआईआर लिखाई गई है, इस पर जांच शुरू करो। तो ऐसे में पुलिस भी मजबूर हो जाएगी जांच करने के लिए। देखिए, जब भी बलात्कार जैसे जुर्म आते हैं तो ऐसे में जो बलात्कारी होता है, मान लो कि वो पावरफुल हो, तो वो पुलिस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। दूसरा ये है कि मामला बलात्कार का है तो ऐसे में उसमें मेडिकल भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि लड़की का जल्दी से जल्दी मेडिकल होना चाहिए। तो मेडिकल तब होगा जब एफआईआर लिखी जाएगी। पुलिस का पहला काम ही ये होगा कि मेडिकल करवाना है, तो उसको जल्द से जल्द एफआईआर लिखवानी होगी जिससे कि सबूत मिटे नहीं। तो ऐसे में पीड़ित जो है वो एफआईआर करवाने में देर नहीं कर सकता। मान लो कि पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो उसको तुरंत ये करना चाहिए कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाओ, किसी दूसरे शहर में जाना है तो वहाँ जाओ, तुरंत जाके बगैर समय वेस्ट किए वहाँ पे 0 एफआईआर लिखवाओ। एक बार एफआईआर लिख गई तो उस थाने को भी तुरंत प्रभाव से काम करना पड़ेगा कि भाई मेडिकल करवाना है, सबूत मिटने नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। 0 एफआईआर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसीलिए लाया गया था ताकि लोगों को न्याय मिल सके, उनकी एफआईआर लिखी जा सके। देखिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से क्षेत्रों में बड़े बड़े बाहुबली होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं, वो पुलिस से कह देते हैं कि भाई एफआईआर मत लिखना। मान लो 0 एफआईआर भी आ जाए तो उसका सबूत जो है वो नष्ट करने की कोशिश करना, सबूत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबूत नहीं मिलेगा तो चार्जशीट कमज़ोर होगी, चार्जशीट कमज़ोर होगी तो केस एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से लूप होल निकाल निकाल के, करप्शन कर करके कानून व्यवस्था को खोखला किया जाता है। तो इस तरीके से आपको एफआईआर, 0 एफआईआर और चार्जशीट के बीच का अंतर समझ में आता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।